तो इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये किसको अफेक्ट करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो ये एक बहुत ही मेन फैक्टर है, इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं और बाकी के फैक्टर्स को हम बाद में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं ऑफकोर्स, जेनेटिक फैक्टर्स वगैरह हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशनल फैक्टर हो गया, हार्मोनल फैक्टर हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में भी 3 होते हैं, प्री, इंट्रा एंड पोस्ट नेटल, ठीक है, बिफोर डिलीवरी, ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड आफ्टर द डिलीवरी। इन तीनों फैक्टर के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। मैंने बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि नॉर्सेट में कोई इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसे मिस ना करें और इंस्टेंटली उसका आंसर करें, ठीक है। इसमें मैंने हर एक पॉइंट को नोट किया है जो कि आपके लिए नॉर्सेट में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट द इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो हम पहले फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, डेट इज़ प्री नेटल फैक्टर, यानी कि बेबी कहाँ है? यूट्रस में है। अब बेबी यूट्रस में है तो उसको न्यूट्रिशन जो भी है, ब्लड सप्लाई जो भी है, वो सब कहाँ से मिल रहा है? मदर से मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं हमने बाहर से कोई ट्यूब प्लेस कर रखा है और बच्चे को हम खाना वहाँ से पहुँचा रहे हैं या फिर कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब कहाँ से मिल रहा है बच्चे को? मदर से मिल रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं प्री नेटल। प्री मतलब बिफोर, नेटल मतलब डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी। तो अब इसमें एग्जांपल है जैसे कि मैटरनल इलनेस। अब मदर को कोई भी बीमारी होगी, अगर मदर अच्छी है तो बेबी भी हेल्दी है, मदर हेल्दी बेबी हेल्दी। अगर मदर को कोई भी बीमारी है, कोई भी इलनेस है, तो ऑफ कोर्स बेबी को भी कोई ना कोई चीज़ें तो देखने को मिलेंगी ही। अगर मदर को अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, मदर क्या है? डायबिटिक है। मदर को क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटिस है। अब डायबिटीज़ में क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है, यानी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन देखने को मिलती है मदर में, ठीक है। अब मदर को हो रखा है हाइपरग्लाइसीमिया, किसकी वजह से? अब हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो इनसफिशिएंट है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन देखने को मिल रही है किसमें? मदर में। अब मदर में इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है मदर की बॉडी में। अब मदर की बॉडी में इंक्रीज हो रहा है तो वो किस पे अफेक्ट कर रहा है? वो क्रॉस कर रहा है प्लासेंटा को और बेबी पे अफेक्ट कर रहा है, यानी फीटस में उसका देखने को मिलेगा। उसके बाद कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी बेबी में? हाइपरग्लाइसेमिक, यानी ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा तो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कमी मदर में है पर फीटस में तो नहीं है। फीटस तो अभी भी नॉर्मल है। तो अब वो ग्लूकोज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वो इंसुलिन रिलीज़ करेगा, ठीक है। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ चुका है, अब उससे क्या हो रहा है? जो भी एक्सेसिव ट्रांसफ़र है ग्लूकोज का वो सब कहाँ जा रहा है? सॉफ्ट टिश्यू में। अब बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो उसको लेता ही जाएगा, कंज्यूम करता जाएगा। बॉडी को जितनी नीड है उतनी ले ली उसने, बाकी के फंक्शंस करने के लिए जितनी नीड थी ले ली। अब जो एक्स्ट्रा है उसके पास ग्लूकोज, वो सब कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? उसके सॉफ्ट टिश्यू में। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया क्या था कि सॉफ्ट टिश्यू किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वेट गेन के लिए। यानी अगर बच्चे में आपको वज़न बढ़ता हुआ दिखता है तो यानी कि उसके सॉफ्ट टिश्यू ने अच्छा वर्क किया है, ठीक है। अब वो सारा एक्सेसिव ग्रोथ, अब वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू की एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वेट इंक्रीज़ होगा। अब बच्चा क्या हो जाएगा? 4 किलो से भी ज़्यादा का हो जाएगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं मैक्रोसोमिया, यानी बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा, बहुत मोटा बच्चा देखने को मिलेगा। और माइक्रोसोमिया को दूसरा नाम है लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, LGA, ठीक है, गेस्टेशनल एज है ये। तो अब बच्चा बहुत अच्छा खासा हट्टा कट्टा मोटा पैदा हुआ है, 4 किलो से ज़्यादा वजन है, 5 किलो का बच्चा है। अब अगर यहाँ पे हम 3 किलो के बच्चे की बात करते हैं, उसकी बॉडी ऐसी है, 5 किलो वाले बच्चे की ऐसी है। तो अब नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं 3 किलो वाले बच्चे की, वो 5 किलो वाले से कम है। 5 किलो वाले के पास नंबर ऑफ़ सेल्स क्या हैं? ज़्यादा हैं, ठीक है। अब क्योंकि 5 किलो वाले बच्चे के पास नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा हैं तो इससे क्या होगा? इसको ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी, पर इसको कम लगेगी। 3 किलो वाले बच्चे को ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी कंपैरेटिवली 5 किलो वाले बच्चे से। अब नंबर ऑफ़ सेल ज़्यादा होंगी तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब आरबीसी क्या करता है? आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है।
अब बच्चे की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो रेड ब्लड सेल तो बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी कौन कर रहा है, आरबीसी कर रही है, जिसकी वजह से हमें कंडीशन देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उस कंडीशन को, आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। अब क्योंकि पॉलीसाइथीमिया ज़्यादा हो गया, यानी आरबीसी बहुत बढ़ रही है, अब आरबीसी अगर है तो वो डिस्ट्रॉय भी होगी, ठीक है, बढ़ रही है तो बॉडी जो बच्चे की वो डिस्ट्रॉय भी करेगी। तो अब पॉलीसाइथीमिया की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा नंबर ऑफ आरबीसी को वो डिस्ट्रॉय करेगा, उतना ज़्यादा लेवल ऑफ बिलिरुबिन बॉडी में देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे की जो बॉडी है वो येलो कलर की हो जाती है, और उस बच्चे में क्या देखने को मिलता है, जॉन्डिस देखने को मिलता है। तो पता चल गया बच्चे में जॉन्डिस कैसे होता है। बहुत सारे हॉस्पिटल में आपने देखे होंगे कि मदर की डिलीवरी तो नॉर्मल थी, बट बच्चे को जॉन्डिस हो रखा है। तो ऐसे कैसे हो रखा है, क्योंकि ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। मदर डायबिटिक है तो बच्चे में जॉन्डिस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो। अब ड्यूरिंग डिलीवरी, अब क्या बात करते हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी करते हैं, ये दोनों कंडीशन हमने बता दी कि ये चीज़ें तो होनी है। अब डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, क्लैम्प करोगे अम्बिलिकल कॉर्ड को, ठीक है, जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो अब इससे क्या होगा, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा न्यूबॉर्न में, जिससे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो मदर थी डायबिटिक मेलाइटिस था उसको, ठीक है, उसके बॉडी में क्या था, हाइपर ग्लाइसीमिया हो रखा था उसको, यानी ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा था, इंसुलिन कम था, लेकिन बच्चे के उसमें सब नॉर्मल वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगेगा बच्चे की बॉडी में। अब क्लैम्प आपने कॉर्ड कर दिया है तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज उसकी बॉडी में तो ऑलरेडी इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, अब उसकी वजह से क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो न्यूबॉर्न में डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। और उस कंडीशन में आपको एक और कंडीशन देखने को मिलेगी बेबी में, वो है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी मदर में तो था लेकिन अब डिलीवरी के बाद क्या हो जाएगा, बच्चे के उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्योंकि अब तो उसे ग्लूकोज मिलना बंद हो गया। जो वो कॉर्ड मदर को वुम्ब से फीटस को मदर से जो कॉर्ड ने जोड़ रखा था, उस कॉर्ड को तो क्लैम्प कर दिया आपने, तो अब ये ब्लड इधर से उधर नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, और लेकिन इंसुलिन तो अभी भी बच्चे के उसमें प्रोड्यूस हो रही है ज़्यादा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, और ये नॉर्सेट में भी पूछा जा रखा है, तो इसको भूलना नहीं है, ठीक है। बच्चे में क्या क्या देखने को मिल चुका है अब तक आपको, जॉन्डिस देखने को मिल गया है, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल गया, और पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन इन बेबी ऑफ डायबिटिक मदर। क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे आपको बेबी में अगर मदर डायबिटिक है तो। अब इसको याद करने का तरीका है, बेसिकली ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ही थे जो मैंने आपको बताया अभी, माइक्रोसोमिया हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। कैसे हुआ वो प्रोसेस भी बता दिया है। अब इसको ट्रिक है याद करने की, वो ट्रिक ये है लो कॉस्ट MRP, LCMRP, ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। लो कॉस्ट MRP ये एक ट्रिक है, इसमें L फॉर क्या है, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, ऐसे याद रख लो। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन बोले, जस्ट रिमेंबर लो कॉस्ट MRP, L फॉर लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, जिसको हम माइक्रोसोमिया भी कहते हैं, C फॉर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, CHD होगा जिसमें VSD, ASD और TGA ये सारे देखने को मिलेंगे। M फॉर मेटाबॉलिक कंडीशन, जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया कैसे वो हमने देख लिया, इंसुलिन का प्रोडक्शन बेबी की बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर अब ग्लूकोज तो बनना बंद हो गया, ग्लूकोज आना बंद हो गया, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, और हाइपोकैल्सीमिया भी हो जाता है। फिर R फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और P फॉर पॉलीसाइथीमिया, यानी कि उसकी वजह से जॉन्डिस जो होता है, ठीक है, जॉन्डिस ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्या होते हैं, ये किस वजह से हो रहा है, ऑफ कोर्स मदर डायबिटिक थी तो बच्चे के उसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ देखने को मिलेंगे। जो सबसे कॉमन CHD है वो है VSD, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये नॉर्सेट में पूछा भी गया है। तो अगर मोस्ट कॉमन CHD पूछें देन इट इज़ वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। और नॉर्सेट में एक और क्वेश्चन आया था, वो ये था कि मोस्ट स्पेसिफिक CHD कौन सा है, देन इट इज़ TGA,
ठीक है। और लीस्ट कॉमन CSD कौन सा है? ASD। उसके बाद मैटरनल इन्फेक्शन की बात करते हैं। तो अब सेकंड क्या हो सकता है फैक्टर प्री नेटल में कि मैटरनल इन्फेक्शन हो गया। अभी तक तो हमने मैटरनल इलनेस की बात की थी कि उसको भाई क्या बीमारी हो गई थी उस टाइम पे या पहले से ही थी। अब इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इसको याद करने का एक और ट्रिक है, जस्ट रिमेंबर टॉर्च। मैटरनल इन्फेक्शन टॉर्च, ठीक है। T फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O फॉर अदर इन्फेक्शन, R फॉर रूबेला, C फॉर साइटोमेगालोवायरस, H फॉर हर्पिक्स सिम्प्लेक्स। तो बेसिकली ये कॉज होता है जेनिटल एबनॉर्मेलिटी इन फीटस। इसकी इन मैटरनल इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मदर में। और इन इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा? कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। रूबेला जो है वो क्या कॉज करता है? PDA को कॉज करता है। PDA मतलब पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। कहाँ पे? न्यूबॉर्न में आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद ये एक असाइनोटिक हार्ट डिजीज़ होता है। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस एक असाइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर। इसकी वजह से क्या होता है? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपर मतलब इंक्रीज, एमेसिस मतलब वॉमिटिंग एंड ग्रेविडेरम मतलब प्रेगनेंसी। तो इसकी वजह से हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिल रहा है। तो इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? MCP और ऑन्डेस्ट्रम। उल्टी बहुत कॉमन प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर है। बहुत सारे महिलाओं को होता भी है स्टेज में, बहुत वॉमिटिंग और नोजिया रहता ही रहता है, ठीक है। हेडेक और इडीमा ये जैसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो उस केस में आपको क्या देना है? ऑन्डेस्ट्रॉन देना है। उसके बाद एक और प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि बहुत कॉमन है, विच इज़ नहीं उतना भी कॉमन नहीं है बट मोस्टली देखने को मिल जाता है, विच इज़ प्री एक्लेम्सिया। और ये बहुत ही खतरनाक भी होता है, पर उससे ज़्यादा खतरनाक होता है एक्लेम्सिया, जो कि प्री एक्लेम्सिया के बाद में मदर को हो जाता है अगर उसे अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो। प्री मतलब बिफोर, एक्लेम्सिया मतलब सीजर, यानी कि बिफोर सीजर जो आपको देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? हाइपोटेंशन, एडीमा, प्रोटीन्यूरिया, ठीक है। जो ड्रग ऑफ चॉइस है हम इस केस में क्या देते हैं? मदर को लेबेटोलॉल देते हैं, यानी प्रेगनेंसी से पहले की कंडीशन थी, ठीक है। अब इसको ट्रीट नहीं किया तो क्या हो गया बच्चे को भाई, मदर को एक्लेम्शिया हो गया, और ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। ये कॉम्प्लिकेशन है प्री एक्लेम्शिया का, अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो एक्लेम्शिया हो जाता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? MgSO4 देते हैं। आपने देखा होगा कि मदर को MgSO4 की डोजेस दे रहे होते हैं, क्योंकि उन मदर्स को क्या हो जाता है? सीजर्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और है एंटी पार्टम हेमरेज, मतलब ब्लीडिंग बिफोर डिलीवरी। भाई जब डिलीवरी करवा रहे हो तब तो भाई ब्लीडिंग होगी क्योंकि प्लासेंटल सेपरेशन देखने को मिलता है। लेकिन अभी तो कोई प्लासेंटल सेपरेशन भी देखने को नहीं मिल रहा है और उससे पहले ही ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं EPH, दैट इज़ एंटी पार्टम हेमरेज। इसका कॉज, इसकी वजह से क्या होता है? ये एंटी पार्टम हेमरेज क्या करता है? हाइपोक्सिया यानी बर्थ एस्फेक्सिया कॉज करता है न्यूनेट्स में, ठीक है। अगर बच्चा होगा तो उसको वो हो सकता है कि बर्थ एस्फेक्सिया देखने को मिले, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है उसकी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड इज इंट्राफैक्टल, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर का हमने प्री कंप्लीट कर लिया है। अब आता है इंट्रानेटल। ये तो बात की थी हमने बिफोर डिलीवरी, यानी पहले डिलीवरी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या इलनेसेस, इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिनकी वजह से बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन अब है इंट्रानेटल फैक्टर, यानी ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पे क्या देखने को मिलेगा। पहला बहुत कॉमन है, ठीक है, कॉर्ड प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। इस कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है? डिसेंट ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड विद और बिफोर प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी कि या तो कॉर्ड पहले आ जाए या तो प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ में आ जाए, उसे हम बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। ड्यूरिंग डिलीवरी, अब क्योंकि कॉर्ड प्रोलैप्स हो रखा है, कॉर्ड पहले आ गई है, तो ड्यूरिंग डिलीवरी कंप्रेस्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की सप्लाई फीटस में कम हो जाएगी, उसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा और उसी को बोलते हैं बर्थ एस्फेक्सिया। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो बच्चे को सांस रिलेटेड जितनी भी बीमारी हैं वो हो सकती हैं। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉर्थ सेट का क्वेश्चन है, वो ये था कि नर्सिंग प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी इस केस में। तो इस केस में सबसे पहली प्रायोरिटी नर्स की होगी कि उसको पोजीशन प्रोवाइड करे। कौन सी पोजीशन?
ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ठीक है। ये कॉर्ड प्रोलैप्स के टाइम पे सबसे पहली नर्सिंग प्रायोरिटी है, डेट इज़ पोजीशन। तो ये याद रखना है, और अभी रिसेंटली नॉर्सेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ बोन ड्यूरिंग डिलीवरी कौन सा होता है, डेट इज़ क्लेविकल, ठीक है। क्योंकि ज़रा सा भी अगर आपने डिलीवरी के टाइम पे बच्चे की गर्दन बाहर, जब सर बाहर आ जाता है तो गर्दन की तरफ पकड़ते हैं ना, उसको सपोर्ट देते हैं उसको निकालने के लिए, ज़रा सा भी ज़्यादा ज़ोर लगाया तो उसकी क्लेविकल टूट जाएगी। अब क्योंकि और अगर और थोड़ा ज़्यादा सा फोर्स लगा तो आपको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत कॉमन होता है चाइल्ड में। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, ये बोन है, सपोज ये बोन है, ठीक है। तो ये इधर से टूट जाती है और इधर से बेंड हो जाएगी, तो ये जो बोन है कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी आपको। यहाँ से फ्रैक्चर हो गया है और यहाँ से बेंड हो गई है, तो ये होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। मतलब बच्चों की हड्डी बहुत नाजुक होती हैं, ठीक है, बहुत उनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, जिसकी वजह से एक साइड ब्रोकन हो जाती है और एक साइड अटैच्ड रहती है बट बेंड हो जाती है। उसके बाद मसल इंजरी ड्यूरिंग डिलीवरी। अब ड्यूरिंग डिलीवरी आपको कौन सी मसल इंजरी देखने को मिलेगी, क्लेविकल बोन टूट गई है। नेक्स्ट इंजरी आपको मसल्स में कहाँ देखने की मिलेगी, डेट इज़ स्टर्नोक्लाइडोमैस्टॉइड, ठीक है। सीवियर नेक स्पैज्म देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं टॉर्टिकोलिस, ESIC जोल्ड, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। नॉर्सेट में अभी रिसेंट नॉर्सेट में ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी मसल इंजरी देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है ना, आप बेड पोस्चर में ऐसे स्लीप कर जाते हो, हाथ सर के नीचे रख के, और कई बार नेक ऐसे ही एक साइड, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही रह जाती है, और जब आप उसको रोटेट करने की कोशिश करते हो तो बहुत तगड़ा पेन होता है, तो वो इसी वजह से होता है, ठीक है। और बच्चे में तो आपने पूरी इंजरी कर दी है, तो सोचो उसका क्या होगा। फिर उसके बाद है इंक्रीज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन अकर्स ड्यूरिंग डिलीवरी। अब किस वजह से हो सकते हैं इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा, अगर मदर हेपेटाइटिस पॉजिटिव है और या फिर HIV पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, वर्टिकल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। और वर्टिकल ट्रांसमिशन बहुत इजीली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। उसे जो भी मतलब इन्फेक्शन बहुत ही इजीली ट्रांसमिट होता है उनको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, कट द कॉर्ड इमीजिएटली, डू नॉट वेट फॉर 1 to 2 मिनट। बेसिकली हम कॉर्ड को कट करने से पहले 1 to 2 मिनट वेट करते हैं। वो क्यों करते हैं, ताकि जितना भी कॉर्ड में ब्लड है वो कहाँ चला जाए, नियोनेट की साइड में चला जाए, ठीक है, उसको ऑक्सीजन की कमी, ब्लड की कमी ना रहे, इस वजह से होता है। बट इस केस में हमें क्या करना है, कॉर्ड का जो ब्लड है उसको मदर की साइड का जो ब्लड है उसको हम फीटस की साइड आने से पहले ही रोक देते हैं। वेट नहीं करना है, तुरंत इमीडिएटली कॉर्ड क्लैम्प करना होता है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट इन बेबी ऑफ डायबिटिक मदर एक्सेप्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें से क्या है, सारे ही बच्चे के में आपको देखने को मिलेंगे अगर मदर डायबिटिक है तो, लेकिन इसमें से एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो कि बच्चे में देखने को नहीं मिलता है, तो वो कौन सा होगा, सोचो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, जैसे कि बच्चे को क्या हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया होता है। पॉलीसाइथीमिया की वजह से क्या हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ RBC इंक्रीज होगा, पॉलीसाइथीमिया होगा, ठीक है। जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस की वजह से क्या, अब जॉन्डिस तो हो गया, बिलीरुबिन का लेवल भी इंक्रीज हो गया था, जॉन्डिस हो गया। उसके बाद आता है बच्चे में क्या है, इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रखा है, इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है, बट ड्यूरिंग डिलीवरी ग्लूकोज का लेवल उसको मदर की तरफ से आना बंद हो जाता है। तो क्या हो जाता है, अब बच्चे की बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा है बट ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चे की बॉडी में ड्यूरिंग डिलीवरी। तो बच्चे को क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है, ये कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। साथ में हाइपोकैल्शीमिया भी देखने को मिलता है। और ठीक है, तो अब इसमें हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे को होता है, हाँ होता है, जॉन्डिस भी होता है, पॉलीसाइथीमिया भी होता है। तो क्या नहीं होता है, वो है हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। बच्चे को
हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया, क्योंकि यहाँ पे हमसे एक्सेप्ट पूछा गया है। ये तो थे क्वेश्चंस जो टॉपिक से रिलेटेड थे। नेक्स्ट मूव करते हैं पोस्ट नेटल फैक्टर की तरफ। तो पोस्ट नेटल फैक्टर क्या है? बेसिकली आफ्टर डिलीवरी। पोस्ट का मतलब आफ्टर, नेटल मतलब डिलीवरी, ठीक है। अब जो आफ्टर डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं, किस वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। इम्प्रॉपर फीडिंग हो गया, बच्चा तो हो गया, अब मदर क्या कर रही है? उसको ब्रेस्ट फीड ही नहीं करवा रही है। ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएगी तो बच्चा माल न्यूट्रिशन में चला जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारे मिथ हैं कि बच्चे को माँ का पहला दूध नहीं पिलाना चाहिए, 2-3 दिन तक वो पिलाता ही नहीं है बच्चे को, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, वो बच्चे तक पहुँच ही नहीं पाता है, क्योंकि वो फर्स्ट 2 to 3 डेज तक ही आ रहा होता है, ठीक है। तो बच्चे को माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, ऊपर का दूध पिलाने लगते हैं। उसके बाद ये तो था पोस्ट नेटल का कॉज। उसके बाद आता है प्ले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको एक ट्रिक है याद करने की, डेट इज स्पाइका। जस्ट रिमेंबर स्पाइका। एस फॉर सॉलिटरी प्ले, पी फॉर पैरेलल प्ले, आई फॉर इमेजिनरी प्ले, सी फॉर कॉम्पिटिटिव प्ले एंड ए फॉर एथलेटिक प्ले, ठीक है। तो सॉलिटरी प्ले का मतलब क्या होता है? ये इन्फेंट, बेसिकली सॉलिटरी प्ले आपको इन्फेंट में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है? बच्चा अकेले ही खेल रहा होता है। सॉलिटरी प्ले को हम ऑन लुकर प्ले भी कहते हैं, यानी वो अपने में ही मस्त मगन है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, किसी और की ज़रूरत है खेलने के लिए, वो सेल्फ सफिशिएंट है। उसके बाद आता है पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले को ही हम थेरेपेटिक प्ले कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये टॉडलर में देखने को मिलेगा, यानी कि 2 बच्चे साथ में खेल रहे हैं बट अकेले अकेले, ठीक है। ये अपने में मस्त है, ये अपने में मस्त है, पर हैं दोनों साथ में, पर ये अपने अपने गेम खेल रहे हैं, तो उसे बोलते हैं पैरेलल और थेरेपेटिक प्ले। नेक्स्ट है हमारा, और ये जो पैरेलल प्ले है इस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये भी नॉर्सेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन यही पूछा था कि 2 बच्चे हैं और उसके बाद वो आपस साथ में हैं लेकिन अकेले अकेले खेल रहे हैं, तो वो कौन सा प्ले होगा? देन इट इज़ पैरेलल प्ले, पैरेलल और थेरेपेटिक प्ले। तो इसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है इमेजिनरी और कोऑपरेटिव प्ले। अब ये कौन करते हैं? प्री स्कूलर। यहाँ पे वो एक जैसे गुड्डी गुड़िया का खेल, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, ये क्या होते हैं? इमेजिनरी प्ले हैं, कोऑपरेटिव प्ले हैं, ठीक है। आपस में खेल रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं, तो उसके ये कौन लोग खेलते हैं? प्री स्कूलर। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव प्ले। कॉम्पिटिटिव प्ले आपको स्कूलर में देखने को मिलेगा, यानी कि कंपटीशन कर रहे हैं, जैसे बैडमिंटन का कंपटीशन हो गया, खो खो हो गया, तो ये सारे गेम्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है एथलेटिक प्ले, जो कि एडल्ट्स खेलते हैं और आपको एडल्ट्स में देखने को मिलेगा कि वो एथलेटिक प्ले करते हैं, ठीक है। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि आपके पेरेंट्स क्या खेल रहे हैं, गुड्डी गुड़िया का खेल खेल रहे हैं या फिर अकेले किसी गुड्डे से खेल रहे हैं। तो बेसिकली जो भी प्ले है वो हर अपने एज लेवल पे डिवाइडेड है। तो ये था प्ले, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑफ कोर्स इससे एक क्वेश्चन आया है, पैरेलल प्ले दैट इज़ ऑल्सो नोन एज थेरेपेटिक प्ले। तो ऑप्शन में बेसिकली पैरेलल प्ले नहीं था, ऑप्शन में थेरेपेटिक प्ले था। तो याद रखना अच्छे से, और इस टॉपिक नोट्स यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है, वरना फिर इसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। एग्जैक्टली यही नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगी, देखेंगे क्या कर सकते हैं। और अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, आपको जो भी आपको समझना हो, नोट्स चाहिए हो, तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट डाउन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।